तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं D&F के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस की। साथ के साथ थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके सवाल देखेंगे। जैसे सबसे पहले इनको याद करने का तरीका था, यह है डी ब्लॉक की पहली सीरीज, ये डी ब्लॉक की सेकंड सीरीज, ये थर्ड सीरीज। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और याद करने का तरीका देखो, स्कूल, रुक जाओ, स्कूल हिल गया, स्कूल, स्कूल, टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस, कोर्स नहीं कंप्लीट, जिंक। यही लिख रखा है देखो, स्कूल टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस, कोर्स नहीं कंप्लीट, जिंक। आगे आ जाओ, यारी जरा निभाना मौत तक, रो रहा पंडित। जैसे पंडित जब रोता है तो आग में कूद जाता है, आपने देखा होगा। पंडित आपके घर हवन करने आया, रोने लग गया, जैसे ही रोएगा दोस्तों आग में कूद जाएगा। ठीक है, रो रहा पंडित आग में कूद गया। ठीक है, इंसान तो रोते रहते हैं, ठीक है, इंसान नहीं कूदते, इंसानों को तो मैंने रोते हुए देखा है। तीसरा, ला हफ्ता वरना रामू उस्ताद इरादा पलटेगा और मारेगा। ला हफ्ता, देखो, ला हफ्ता वरना रामू उस्ताद इरादा पलटेगा और मारेगा। याद करने की ट्रिक है। अच्छा एक चीज तो बताता हूं, कॉन्फ़िगरेशन इनकी 4:2, जिसका 21 है 4:3 3D1, इसकी क्या होनी चाहिए 4:3 3D2, इसकी क्या होनी चाहिए 4:3 3D3, इसकी क्या होनी चाहिए 4:3 3D4। लेकिन D4 को पता है कि फायदा किस में है, मैं क्या बन जाऊं D5, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। D4 को D5 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहां से इलेक्ट्रॉन मांगेगा 4s, तो 4s के अंदर 2 थे, अगर D एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा तो 4s के अंदर कितना हो जाएगा 1, 4s के अंदर 1 और D5 बन गया। क्यों ऐसा, क्रोमियम ऐसा काम क्यों करता है, D5 क्यों बनता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए। अच्छा इसकी तो क्या है 4:3 3D5। अब देख रहे हो जितना एटॉमिक नंबर है 25 है ना, 2s में 5d में, ठीक है, जिसका 26 है 2s में 6 इसमें 27 28। एक एक्सेप्शन आपको कॉपर में मिलता है, कॉपर का पता है 29 एटॉमिक नंबर है, 4:2 3D9 होना चाहिए, लेकिन D9 ने सोच लिया मैं क्या बनूंगा D10, क्योंकि D10 क्या फुली फिल्ड, फुली फिल्ड बनने में फायदा है ना, क्यों क्या बन जाएगा स्टेबल। क्लियर है। तो एक्सेप्शन 2 जगह देखे, एक तो क्रोमियम में देखा और दूसरा दोस्तों तुमने कॉपर में देखा। क्रोमियम 4:2 3D4 नहीं होता, 4:1 3D5 होता है। कॉपर 4:2 3D9 नहीं होता, क्या होता है 4:1 3D10। क्लियर है, बढ़े आगे। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दोस्तों जो अपनी एलिमेंटल स्टेट में या अपनी एक्साइटेड स्टेट में डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले आए, क्या लिया है डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंटल स्टेट में या अपनी एक्साइटेड स्टेट में डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले आया तो इसका मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्लियर है। तो क्या पूछ रहा है, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों, देखो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 30 एटॉमिक नंबर है, 4:2 3D10, ठीक है, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में, नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। चलो भाई एलिमेंटल स्टेट में नहीं है ना, एक बार एक्साइटेड स्टेट में देखता हूं। वैसे जिंक की कॉमन ओएस क्या होती है +2, एक बार +2 में देखता हूं, क्या पता +2 में मिल जाए। अरे भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कहां से निकालूं, S से, 4s0 3D10, अभी भी डी में 10 है, 4s तो खाली हो गया, कोई बात नहीं, डी में तो अभी भी 10 है,
क्या कोई अनपेड है? नहीं है। तो इसके पास अनपेड नहीं है, तो देखो दे डोंट कंटेन पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। एक भी ऐसा डी ऑर्बिटल नहीं है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका मतलब ना तो ग्राउंड स्टेट में और ना एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना, इसके अलावा स्कूल टीचर वेरी क्रेजी, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। पता क्यों? या तो एलिमेंटल स्टेट में या उनके एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझ गए? जब आप उसकी कुछ पॉजिटिव ओएस लेते हो, पक्का उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इनके पास नहीं होता। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? या तो जो अपनी एलिमेंटल स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में कुछ तो डी के अनपेड रखें। कम से कम एक अनपेड भी हो ना तो काम चल जाएगा। एक भी डी का अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो काम बन जाएगा। इधर आ जा। एटॉमिक रेडियस देखना, स्कूल टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस, कोर्स नहीं कंप्लीट, जिंक। सुनना, एटॉमिक रेडियस पता है क्या होता है? पहले तो घटता है फिर बढ़ता है, यह सेम रहता है? सेम। पहले घटेगा फिर सेम रहेगा, अंत में बढ़ेगा। मेरी बात सुनो, हमने बचपन से पढ़ा है लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज। सुना, लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? घटना चाहिए। अब आपको पता है इसके अंदर है D1, इसके अंदर D2, D3, D5, D5, लेकिन जैसे मैं आऊंगा ना यहां D6 आ जाएगा। D6 का मतलब समझ गए? जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो किसी एक के साथ पेड होगा। अरे 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके थे, जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन होगा पेयरिंग होगी। पेयरिंग से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। रिपल्शन से साइज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। यहां से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो गया, मतलब यहां से एक ऐसा फैक्टर शुरू हो गया जो साइज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां तक तो नहीं था ना? यहां तक था? नहीं। यहां तक तो सिंपल सी बात है भाई, लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, एटॉमिक रेडियस घटेगा, तो यहां तक तो आराम से एटॉमिक रेडियस घटता चलाएगा। अब यहां सुनो, इस रीजन में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इस रीजन में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो रेडियस को घटाने की कोशिश करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रेडियस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। एक घटाएगा एक बढ़ाएगा, जितना घटाएगा उतना बढ़ाएगा, नेट इफेक्ट क्या दिखेगा? 0। तो रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। रेडियस ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम। ठीक है, तो देख लो बीच वाले रीजन में मैंगनीज से निकल देख लो। देख आदित्य, मैंगनीज से निकल देख फटाफट। देख लिया क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस रिमेन सेम। फिर निकल से जिंक क्या देखें भाई साहब? इधर आते आते इतनी पेयरिंग होगी कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो साइज अचानक से बढ़ जाएगा। इस रीजन में कौन डोमिनेट कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। इस रीजन में कौन डोमिनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इन दोनों में दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या है? सेम। मेटलिक बॉन्डिंग के बारे में, मेटल्स के अंदर होती है मेटलिक बॉन्डिंग। आपको पता है ये मेटल्स के अंदर, मेटल का कोई भी एटम है जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो वो कर्नल बनाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक के मारेगा तो कर्नल बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, कर्नल पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है ना, यही तो मेटलिक बॉन्डिंग है। अब एक बात बताओ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने फायदे वाली बात है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटलिक बॉन्डिंग उतनी मजबूत होगी। और आपको पता है जब कोई मेटल होता है ना तो पेड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट नहीं होते। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं? अनपेयर्ड। जो अनपेयर्ड हैं, अगर मान लो किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उसमें मेटलिक बॉन्डिंग क्या होगी? ज्यादा। अच्छा, मेटलिक बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी तो उसे तोड़ना आसान है मुश्किल? मुश्किल। उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कम? ज्यादा। जिसको तोड़ना मुश्किल उसको मेल्ट करना मुश्किल, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा।
और एक होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन। 1 मोल सॉलिड को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? अरे अगर मेटलिक बॉन्डिंग बढ़िया है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसे तोड़ना मुश्किल है, तो उसको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगा? ज्यादा। क्लियर है? तो एक बात बताओ, जहां मेटलिक बॉन्डिंग बढ़िया हो रही है वहां मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा और वहां हीट ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा। अच्छा, मेटलिक बॉन्डिंग कब अच्छी होगी? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा। ठीक है, तो देखो क्या लिख रखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटलिक बॉन्डिंग। देख लो, मेटलिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बनते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगली चीज, अगर मेटल का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जब भी तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तब भी तो मेटलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हीट ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड करते हैं? मेटलिक बॉन्डिंग। और मेटलिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है? सीधा बोलो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैसे बता रहा हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देख लो क्या लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट तो जानते हो ना, जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज मेल्ट हो जाए, 6th क्लास से शुरू हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और 6th क्लास में बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब तो तुम्हें हो गए 6 साल ये सब सीखे। ठीक है, अब तो नई टर्म तुम्हारे लिए ये है, हीट ऑफ एटमाइजेशन। अरे गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ द बॉन्ड्स इज कंप्लीटली ब्रोकन टू ऑब्टेन एटम्स इन गैसियस स्टेट। सारा खेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का है, सारा खेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का है। और आपको बताऊं, किसी को भी ले लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, अच्छा क्रोमियम को लेता हूं, मैंगनीज को लेता हूं, इनको लेके देखता हूं। सुना ध्यान से, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 3d5 एक्सेप्शन, और इसकी क्या है? और आयरन की अगर लूं 4s2 3d6। अब थोड़ा सा ड्रॉ कर लें, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एस के अंदर 1, डी के अंदर 5, 1 2 3 4 5, एस के अंदर 2, डी के अंदर 5, 1 2 3 4 5, एस के अंदर 2, डी के अंदर 6, क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान सुनना, ये जो S है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, डी के अंदर 5, कितने अनपेयर्ड है? 6, इधर कितने अनपेयर्ड है? 5, इधर कितने अनपेयर्ड है? 4। वैसे बता दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसके पास? क्रोमियम। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे, हीट ऑफ एटमाइजेशन भी सबसे ज्यादा। अगर तुम्हारे सामने सवाल आए, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ एटमाइजेशन अमोंग 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उत्तर क्या होगा? क्रोमियम। क्लियर है? क्यों? क्रोमियम के पास क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर द सॉफ्ट मेटल्स? सुनना, मेल्टिंग पॉइंट जो हाई हो रहा था, हार्ड चीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? ज्यादा। और आपको पता है, जिंक जो है ना 30, 4s2 3d10, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सुना, ध्यान सुना, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल खत्म। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल खत्म, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बिल्कुल कम। इसका मतलब वो हार्ड ही नहीं है, वो क्या है? सॉफ्ट। और एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो इसका मतलब वो हार्ड है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही कम है तो मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल ही कम। जिसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल ही कम है, जिसको तोड़ना बिल्कुल ही आसान है, इसका मतलब वो क्या है? सॉफ्ट।
और जैसा जिंक में होगा ऐसा ही उनके नीचे वाले एलिमेंट्स में होगा, जैसा जिंक में वैसा कैडमियम में और वैसा ही मरकरी में। सेम ही तो होगा, क्या कुछ अलग होगा? सेम। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइटल तो देख लिया था ना तुमने, क्या था? 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन सा है? सेकंड। थर्ड, देखो क्या लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ क्रोमियम। यह है आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ क्रोमियम इज हायर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ मैंगनीज। पहली बात, ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब कह रहा है ये क्रोमियम की मैंगनीज से ज्यादा क्यों है? असल में पता है क्या, एक जनरल ट्रेंड होता है, मैं आपको बता रहा हूं। जनरल ट्रेंड तो ये कहता है जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो हर तरह की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। पता क्यों? लेफ्ट से राइट जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पढ़ा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होना चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो जनरल ट्रेंड तो ये कहता है चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी 2 हो, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी 3 हो, सभी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन सवाल देख लो क्या पूछा है, कह रहा भाई ये बताओ क्रोमियम की मैंगनीज से ज्यादा क्यों है? अब सुनना, यह है क्रोमियम, सुनते रहना, यह है मैंगनीज। एटॉमिक नंबर बताना 24, इसका है 25। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 3d5। इसकी क्या है? 4s2 3d5। अब ध्यान से सुनो भाई साहब, मुझे आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कंपेयर करनी है। वैसे एक बात बताओ, जनरल ट्रेंड पता क्या था? ये लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो क्या कह रहा है एग्जामिनर, किसकी ज्यादा है? क्रोमियम की ज्यादा है। हमें बताना है क्यों। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी, अरे सेकंड तो जब निकलेगा जब पहले क्या निकालोगे? फर्स्ट। पहले फर्स्ट तो निकालो, इसमें से फर्स्ट निकाला, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, पता ना? इसमें से फर्स्ट निकालोगे तो क्या बचेगा? 4s0 3d5। अब सुनना, इसमें से एक निकाल दो, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे क्या बचेगा? 4s1 3d5। क्लियर है? अब बताओ भाई, यहां पर ये जो है ये क्या है? हाफ फिल्ड। अब जब मैं अगला इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करूंगा ना तो ये D5 में से निकलना चाहेगा, और D5 है दोस्तों हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड है, तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? क्या बहुत बहुत मुश्किल। और जो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, हाफ फील्ड क्या होती है? स्टेबल। जो इलेक्ट्रॉन बहुत निकालना मुश्किल है उसके लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? ज्यादा। क्या अगला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना आसान है मुश्किल? आसान। क्यों? कहां से निकालोगे? 3d5 में से 4s। अरे यहां से जब अगला निकलेगा यहां से निकालोगे, यहां से निकाल रहे अगला, इसमें से निकालोगे, ये तो हाफ फील्ड है ना, मुश्किल है। तो अगर तुम्हें IE2 चेक करना है तो तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन। मान लो तुम्हें IE3 चेक करना है, पहले तुम्हें क्या निकालने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो IE2 चेक करना था, तो देखो क्या लिखा है, आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम बिकम्स हाफ फील्ड, इट इज डिफिकल्ट टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बहुत मुश्किल है, कठिन है निकालना। ठीक है, वाई IE3 ऑफ मैंगनीज इज लार्जर देन IE3 ऑफ Fe। एक बात तो, इससे पहले ना इसका एक सिमिलर सवाल भी आता है, कॉपर की IE2 जिंक से ज्यादा क्यों है? वहां पे भी सेम, पता है क्यों? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 3d10। जिंक की क्या होती है? 4 3d10। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 या 1? 1 निकाले, ये गया, ये क्या बन जाएगा? 3d10 विच इज फुली फिल्ड, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट्स वाई IE2 इज हाई। लेकिन इसमें से एक निकालोगे तो 4s में अभी तो 1 बचा है,
सेम सवाल कॉपर जिंक में भी आता है। अच्छा ये IE3 का सवाल आ गया जी। अरे IE3 का सवाल आ गया तो घबराना थोड़ी ना है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन पहले निकालने पड़ेंगे? 2 सुनना, इधर ही लिख देता हूं। मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर 4s2 3d5। अच्छा सुनना, Fe 26 कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। बताओ भाई IE3 चेक करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालूं? 2 इसमें से 2 निकाल दो। 2 कहां से निकालोगे? निकाल दे, क्या बचेगा? 4s0 3d5 और इसमें से 2 निकालोगे 4s0 3d6। अब बताओ किस में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, 3d5 या 3d6? क्यों? 3d5 क्या है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या होता है? स्टेबल। तो देखो, आफ्टर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 3d5। ठीक है, 3d5 ऑफ मैंगनीज, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। ठीक है, क्लियर? क्यों भाई? 3d5 क्या है? हाफ फील्ड है, फुली फील्ड। कितना आसान है जीवन, ये D&F लोग को पढ़ के पता लगता है। इससे आसान चैप्टर थोड़ी ना है कोई। सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री में। एक कोऑर्डिनेशन है, एक बायोमोलिक्यूल्स हैं, एक अमीन्स भी है। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ये 4 चैप्टर जो मैंने नाम लिए ना, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और इसके बाद पता है कौन है स्कोरिंग? केमिकल काइनेटिक्स। इनमें तो ऐसा है, तुम इंपॉर्टेंट भी पढ़ गए ना, बेड़ा पार है, पूरा करके आओगे। D&F, कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स, अमीन्स और केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले तो इन्हें कंप्लीट करिए। ये आसान चैप्टर हैं, स्कोरिंग चैप्टर हैं। ठीक है, कहानी समझ आ गई? ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कौन कौन सा एलिमेंट कौन कौन सी OS दिखाता है? देखो भाई, ये देख रहे हो, स्कैंडियम देखो +2 सब दिखाते हैं, वैसे बता देता हूं, स्कैंडियम नहीं दिखाता। स्कैंडियम डज नॉट शो +2। अब देखो कैसे नंबर ऑफ OS बढ़ रही है, +2 +2 +3 +4, बढ़ रही है, फिर घट रही है। कौन सा एलिमेंट है जो हाईएस्ट OS दिखाता है? मैंगनीज। ठीक है। अच्छा, हमें ना Fe की ये OS देखने को नहीं मिलेगी, हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, हम नहीं देख पाते। जब PhD में जाओगे तो हम ज्यादातर ये देखते हैं, ये 2 तो देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें ये OS भी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सी OS है जो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहां से एक बात पता लगता है, पहले नंबर ऑफ OS बढ़ती हैं फिर घटती हैं, ये एक ट्रायंगल सा बनता है। स्कैंडियम +3 दिखा रहा है, फिर ये 3 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, फिर और दिखा रहा है। फिर पहले तो नंबर ऑफ OS जो शो करेंगे बढ़ेंगी और फिर घटेंगी। जो नंबर ऑफ OS ये शो करेंगे बढ़ेंगी और फिर घटेंगी। अच्छा एक बात बताऊं, इसमें से कुछ सवाल आते हैं। कहां गए सवाल? उड़ा दिए। चलिए, इसमें से सवाल आता है, कौन सा एलिमेंट है जो +2 नहीं दिखाता? स्कैंडियम। अच्छा, इन सब की कॉमन OS कितनी है? इन सब की कॉमन OS क्या है? +2। ठीक है। व्हाट इज द कॉमन OS ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? +2। देखो +2 लगभग सब दिखा रहे हैं, देख लो, +2 सब दिखा रहे। कौन नहीं दिखा रहा? स्कैंडियम। अच्छा, पहले नंबर ऑफ OS बढ़ती हैं फिर घटती है, ऐसा क्यों? पता है, पहले क्या होता है, देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, जो इनका डी सबशेल होता है, उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो उन डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन घट जाता है। OS किस रीजन से दिखाई देती है? सोडियम +1 क्यों दिखाता है? कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को खोता है। ये जब तक इलेक्ट्रॉन को खो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय के बाद जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खोना बंद कर देते हैं। डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, तो इसलिए फिर कम कम इलेक्ट्रॉन्स खोएंगे, कम कम OS दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए
तो जो सवाल आ सकता था वो जरूर मैंने आपको बता दिया, है ना, ध्यान रखोगे। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। सुनना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता हूं। अच्छा, एक बात तो पता है आपको, जैसे कोई भी मेटल है ओरिजिनली सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो आयन होता है वो किस में रहना पसंद करता है? गैसीय स्टेट में, पानी में? पानी। जो भी कोई आयन होता है, जैसे सोडियम प्लस कहाँ रहना पसंद करेगा? पानी में। Cl माइनस कहाँ रहना पसंद करेगा? पानी में। जो भी आयन्स होते हैं वो पानी में निवास करना पसंद करते हैं। जैसे आप घर में रहना पसंद करते हो ना, ऐसा थोड़ी ना आप रोड पे रहना पसंद करते हो। कोई है जो जोगी झोपड़ी से आता है? वैसे ठीक, सबका अपना घर है, आप घर में निवास करते हो। वैसे आयंस का घर होता है पानी। आयंस ना एक्वस सॉल्यूशन में रह के खुश है, बहुत हैप्पी है। क्यों है पता है? क्योंकि पानी ना कैटायन से भी दोस्ती करता है, एनायन से भी दोस्ती करता है। पानी आयन से दोस्ती कर लेता है। पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, सबसे दोस्ती कर लेगा। इसलिए पानी लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए मैं भी अभी देखो पानी पी रहा हूं, ठीक है। सुनो, मैंने क्या करा, कोई भी, ध्यान से सुनना, ये कोई मेटल सॉलिड है, इसकी OH 0 है। मैं इसके ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिख रहा हूं, सुन लो, मैं इसके ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिख रहा हूं। मैं सीधा इसको प्लस OS में भेज रहा हूं एक्वा सॉल्यूशन में। सुनना यार, जब मैं इसके ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, लेकिन यहां से यहां की जर्नी आसान नहीं है। एक बात बताओ यार, मुझे प्लस OS में लाना है, मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या इलेक्ट्रॉन वैसे निकल जाते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम, हमें चाहिए होती है आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन तुमने पढ़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब एटम गैसियस होगा ना, जब ही वो निकलेगा। तो ये जो तुम्हारा सॉलिड है ना, पहले तो इसको गैसियस में कन्वर्ट करो। सॉलिड को गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? सब्लिमेशन। फिर गैसियस में आ गया, अब इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी तुमने बाहर से दी, पॉजिटिव एनर्जी। आयनाइजेशन भी तुमने बाहर से दी, ठीक है। अब देखो फर्क है, गैसियस से तुम्हें एक्वस पे ले जाना है, क्या करें? पानी में डुबकी लगवा दो। अब तुम गैस में, तुम ना हवा में उड़ रहे हो, तुम्हें एक्वस में लाना है, पानी में डूब जाओ, ठीक है। अरे यही तो होता है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखो तो। इसमें केमिस्ट्री है नहीं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं बस। गैसियस से एक्वस में लाना है तो क्या करें? पानी में डुबकी लगवा दो। पानी में जब डुबकी लगाएंगे तो बताओ वो आयंस के साथ दोस्ती करेगा। एक एनर्जी रिलीज होती है जिसका नाम क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी तो रिलीज होती है क्योंकि अट्रैक्शन के कारण है, ये नेगेटिव है। जो एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ती है वो पॉजिटिव है, और जो रिलीज होती है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन तीनों एनर्जी से मिलकर बना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर है? सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस हाइड्रेशन। इसमें बाहर से देने वाली एनर्जी कौन कौन सी है? सब्लिमेशन और आयनाइजेशन। रिलीज होने वाली हाइड्रेशन। अब बताओ, मान लो मैं कहूं ऑक्सीडेशन आसानी से हो गया, मैं क्या कह रहा हूं? ऑक्सीडेशन आसानी से हो गया। अगर ये चीज आसानी से हो गई तो इसका मतलब कोई भी काम कब आसानी से होता है? जब बाहर से देने वाली एनर्जी ज्यादा हो या रिलीज एनर्जी ज्यादा हो? रिलीज। तो सुना, सब्लिमेशन और पॉजिटिव तो कम होगा और नेगेटिव क्या होगा? ज्यादा। जब रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा होगी जब भी तो काम संभव होगा। तो पता, नेगेटिव ज्यादा होगा, पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। देख लो, जब ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा नेगेटिव, ठीक है। और सुनना, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक है -1 एक है -3, दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ज्यादा खतरनाक ऑक्सीडेशन कब हो रहा है? जब -1 है, -3। अच्छा सुनो, अब इस मान लो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, रिडक्शन, इसका उल्टा हो रहा है। मतलब ये हो नहीं पा रहा, जब भी तो इसका उल्टा हो रहा है।
ये नहीं हो पा रहा, जब तो इसका उल्टा हो रहा है। अब बताओ ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जरूर बाहर से देने वाली एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन का जो सम होगा वो हाइड्रेशन से ज्यादा होगा। अगर सब्लिमेशन और आयनाइजेशन का सम हाइड्रेशन से ज्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव आएगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा तो रिडक्शन। कोई भी एक चीज याद कर लो। तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडेशन वाला होता है, रिडक्शन वाला? ऑक्सीडेशन वाला, रिडक्शन वाला? रिडक्शन वाला। तो बताओ जब रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन उस पॉजिटिव के पीछे बड़ा राज है। क्या राज है? बताओ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान सुना, मान लो रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि सम ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन किससे ज्यादा? हाइड्रेशन। अच्छा, जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा? सम ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन। ये राज है पीछे का। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि मैंने इक्वेशन ऑक्सीडेशन वाली लिखी है, अगर ये आसानी से हो गया तो रिलीज एनर्जी ज्यादा, एब्जॉर्ब कम, ये इन दोनों के सम से ज्यादा। और अगर ये नहीं हो पाया, ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा, तो रिडक्शन हो रहा होगा। ये नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का सम इस रिलीज एनर्जी से ज्यादा। सवाल देखिए, वाई Mn+2 से Mn कम्स आउट टू बी मोर नेगेटिव। सुना, Mn+2 से भाई साहब Mn, ये क्या हो रहा है पहले बताना? रिडक्शन। सुना ध्यान से, Mn एटॉमिक नंबर 25 है, 4s2 3d5। सुनते रहना, ठीक है? और Mn+2 क्या है? 4s0 3d5। अच्छा, ये क्या कह रहा है? अगर ये कम्स आउट टू बी मोर नेगेटिव है, बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव कब होता है? जब क्या हो? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव कब होता है? जब क्या? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। और पॉजिटिव होता है तो रिडक्शन। ये कह रहा है मोर नेगेटिव क्यों आ रहा है? इसका लिए कह रहा है तुम बस ये साबित कर दो इसका ऑक्सीडेशन क्यों इतनी रफ्तार से हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा रफ्तार से होगा उसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मोर नेगेटिव आएगा। Mn 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन जाएगा? 4s0 3d5। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्यों ये इसमें जा रहा है? क्योंकि ये क्या बन रहा है? 3d5। 3d5 क्या होता है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या होता है? स्टेबल। वेरी गुड, ये हाफ फील्ड बन गया। हाफ फील्ड होता है स्टेबल। भाई कौन खुश होकर नहीं जाएगा हाफ फील्ड की तरफ? तुम्हें पता लग गया वहां पे जाने पर खुशी मिलेगी। पिज्जा हट के अंदर जाकर पिज्जा खाने में खुशी मिलेगी। तुम रफ्तार से चले जाओगे, बहुत रफ्तार से चले जाओगे। तुम्हें पता लग गया कुछ काम करके खुशी मिलेगी, तुम रफ्तार से करोगे, भाग भाग के करोगे। और तुम्हें पता लग जाए कहीं जाकर डंडे पड़ने हैं, या तो करोगे नहीं या आराम आराम से डर डर के जाओगे। जैसे तुम्हें पता लग जाए, घर वालों को पता लग गया कि तुम बंक पे थे और घर वालों का फोन आ गया तुम्हारे पास, घर आ जा। अब घर तो जाना पड़ेगा मार खाने, लेकिन तुम रफ्तार से नहीं जाओगे, बिल्कुल आराम आराम से जाओगे डरते हुए। ठीक है, ऐसा हुआ भी होगा। अच्छा ध्यान से सुनना, पहले का जवाब देख लो। बिकॉज Mn इज इजिली ऑक्सीडाइज टू Mn+2 ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2। ठीक है, दूसरा सवाल, वाई E0 कॉपर +2 से कॉपर इज पॉजिटिव। बताओ किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा है पॉजिटिव क्यों है? इधर देखो, किसी का पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी का सम किससे ज्यादा होगा? हाइड्रेशन। वैसे ना किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता नहीं है। स्कूल टीचर वेरी क्रेजी मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट, सबका नेगेटिव है, इस कॉपर का ही पॉजिटिव होता है। लेकिन मुझे इससे क्या मतलब है? मुझसे जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दूंगा। पॉजिटिव अगर किसी का है तो क्यों है? क्योंकि सब्लिमेशन और आयनाइजेशन का जो सम है वो हाइड्रेशन से ज्यादा है। तो देख लो सेकंड का
सम ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। सम ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। तीसरा, आउट ऑफ कॉपर प्लस एंड कॉपर प्लस 2 विच आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2 में से कौन अनस्टेबल है? सुना मेरी बात, कॉपर प्लस 1 अनस्टेबल है, ठीक है। और आपने एक चीज सुनी भी होगी, ध्यान सुना, जो कॉपर प्लस 1 है ना वो तुरंत अपने आप को बदल लेता है, पता किसमें? कॉपर प्लस 2 और कॉपर में। और सुनो, कॉपर प्लस 1 जी प्लस 2 में गया, ये हुआ ऑक्सीडेशन, OS का बढ़ना। प्लस 1 0 में गया, ये क्या हुआ? रिडक्शन। और ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो उसे क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब दो कि अगर कॉपर प्लस 1 अनस्टेबल है, कॉपर प्लस 2 स्टेबल है, तो क्यों ऐसा? इसका रीजन है, पता है क्यों? आपको पता है, देखो कॉपर प्लस 2 का साइज क्या है? छोटा। कॉपर प्लस 1 का क्या है? बड़ा। जब भी कॉपर प्लस 2 कभी बना होगा तो पानी में डुबकी भी तो लगाई होगी। आयन जब बनता है तो पानी में क्या लगाता है? डुबकी। तुम तो ये देख रहे हो सर, यहां तो कॉपर प्लस 2 बनाने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे कॉपर में से, और कॉपर प्लस 1 बनाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बात सोचो ना, कॉपर प्लस 2 का जो साइज है वो छोटा है। अगर कॉपर प्लस 2 का साइज छोटा है तो पानी से अच्छी दोस्ती कौन करता है? गुड़ या नमक? नमक, क्योंकि नमक क्या है? छोटा, ठीक है। तो ये कॉपर प्लस 2 पानी से इतनी गहरी दोस्ती करेगा, पानी से गहरी दोस्ती करेगा, बहुत गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती बहुत जो कम लोगों में होती है। और गहरी दोस्ती की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, कम ज्यादा? अरे पानी अच्छी दोस्ती करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत रिलीज होगी। तो तुम जो सोच रहे हो ना सर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी तो कुछ रहेगी नहीं। कहना ये चाहता हूं, जब कॉपर प्लस 2 बनता है ना, ध्यान से सुनना, वाई कॉपर प्लस 2 स्टेबल? मैं इस चीज का जवाब देता हूं। कॉपर प्लस 2 स्टेबल बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, इजली कंपनसेट्स, सुना, इजली कंपनसेट्स द आयनाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हो? या ये भी लिख सकता था, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते समय जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो आयनाइजेशन से क्या होगी? ज्यादा। क्लियर है? समझ गए? अच्छा, कॉपर प्लस 1 क्यों नहीं बनता? इसका उल्टा, जरूर उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही होगी, पानी से दोस्ती कम हो रही होगी, यही तो कारण होगा। ये फेमस सवाल है। अच्छा, कॉपर के ये दोनों सवाल में से देखना, एक पक्का एग्जाम में दिखाई देगा, क्योंकि फेमस ही इतने हैं। कॉपर का हर सवाल फेमस है, चाहे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे आगे देखना कलर से रिलेटेड हो। हर सवाल कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? डीडी ट्रांजिशन क्या है? शांत रहिए बेटा, बिल्कुल शांत रहिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं बस आपसे, मत बोलिए बीच में। पहले ना मान लो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे सबके पास डी ऑर्बिटल है। दोस्तों, जब लिगेंड नजदीक आते हैं तो आपको पता है इनकी स्प्लिटिंग होती है। 3 चले जाएंगे नीचे जिन्हें T2G कहते हैं, 2 चले जाएंगे ऊपर जिन्हें EG कहते हैं। अब रंग जो हमें दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है? ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जंप लगाए और फिर ऊपर से जब वापस आता है
पहले तो नीचे से ऊपर जाए, जब ऊपर से जब वापस आता है ना, तो जब वापस आता है उसके कारण हमें रंग दिखाई देता है। अगर मान लो D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई ऊपर जाएगा नहीं, और D1 है तो हाँ जाएगा और आ भी सकता है। D0 में कोई ऊपर जाने वाला है ही नहीं, तो क्या D से D छलांग लगेगी? नहीं। जो रंग हमें दिखाई देता है ना, वो D से D छलांग की वजह से दिखाई देता है। तो D0 में कुछ नहीं होने वाला, D1 में होगा, D2 में होगा, D3, अच्छा D9 में होगा? सोच के देखो, कोई D9 है, मैं बता रहा हूं, ले ये है D9, पता होगा? हाँ होगा। क्यों? देखो जा सकता ऊपर और आ भी सकता है। लेकिन D10 में सुना क्यों नहीं होगा? अरे उड़कर जाएगा कहां, जगह तो नहीं है, ऊपर भरा पड़ा है सब। D0 और D10 में DD की छलांग नहीं लग सकती, इसलिए इनमें कलर नहीं आता। लेकिन अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें फंस जाए D1 से D9, तो उसमें रंग आएगा। और वाई कलर इज अपीयर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन, कलर इज अपीयर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन। क्लियर है? कलर इज अपीयर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन। भाई D से D की छलांग जरूरी है, रंग आता ही इसकी वजह से है। जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन छलांग मारता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो रिलीज एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उससे मुझे कलर दिखाई देता है। तो D से D तो जब छलांग होगी ना, जब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी D1 से D9, D0 D10 में कलर नहीं दिखाई देगा। अब इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। पहला सवाल, Why TiH2O6 3+ is colored but scandium H2O6 3+ is colorless? पहले सवाल का मैं उत्तर दूंगा, सुनना। ये पानी तो न्यूट्रल है, ये सारा का सारा +3 किस पे है? Ti पे। ये सारा का सारा +3 किस पे है? स्कैंडियम। अरे पानी तो न्यूट्रल है ना, जब लिगेंड न्यूट्रल होता है तो सारा का सारा चार्ज, इसका मतलब सेंट्रल एटम पर है। अब सुना, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कितना? स्कूल टीचर 22। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d2। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 21। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d1। अब सुनो, अगर मुझे टाइटेनियम +3 बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3 निकालूं। कहां से निकालूं? पहले 2 s में से, s में बचेगा 0, D में कितना? 1। अच्छा स्कैंडियम +3 बनाना है, 3 निकालने हैं, पहले 2 s में से निकालूंगा, 2 s में 2 थे, अब 0 बचेंगे, एक D में से भी निकाल दिया, ये बचा। अब सोच समझकर तुम बताना, बिल्कुल सोच समझकर तुम बताना कि DD ट्रांजिशन किस में होगा? 4s0 3d0 है, 4s0 3d1। अरे D0 तो DD ट्रांजिशन दिखाता ही नहीं, तो क्या इसमें कलर आएगा? नहीं, तो ये होगा कलरलेस। और सुनो, D1 DD ट्रांजिशन दिखाएगा, जो DD ट्रांजिशन दिखाएगा दोस्तों उसमें कलर आएगा, वो क्या होगा? कलर्ड। तो याद रखो, जो कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 आ जाए उनमें रंग आएगा, और रंग का कारण क्या है? DD ट्रांजिशन। तो तुम बता देना भाई, वाई दिस इज कलर्ड, लिख देना ड्यू टू DD ट्रांजिशन, बस ये लिखना है, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। अगला, वाई जिंक +2 सोल्ट्स आर व्हाइट बट कॉपर +2 सोल्ट्स आर कलर्ड। ये जो व्हाइट है ना, इसे कलरलेस मान लो। अरे सफेद कोई रंग थोड़ी ना है, व्हाइट कोई ढंग का कलर थोड़ी ना है, ऐसे ही फालतू लोग पहनते हैं ऐसे। देखो, अरे वैसे कलर ढंग का नहीं है, बस इतना कहूंगा। अब सुनो, जिंक +2, अरे केमिस्ट्री में ऐसा सोचो, अभी यहां पर ना व्हाइट को कलरलेस माना है, कह रहे जिंक +2 कलरलेस क्यों है? मैं कह रहा हूं सुनो, पहले जिंक बताओ, 30 क्या होता है? 4s2 3d10। अच्छा सुनो, कॉपर 29,
4s1 3d10, वेरी गुड। अच्छा इसका +2 बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालोगे? S से। 4s0 3d10। अच्छा कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कहां से निकालोगे? एक S में से निकाल दो, एक D में से निकाल दो। अब बताइए क्या है? D10। DD ट्रांजिशन दिखाएगा नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। DD ट्रांजिशन दिखाई नहीं सकता, कलरलेस, इसे कलरलेस को व्हाइट बोल दिया। ये बता D9 DD ट्रांजिशन दिखाएगा, तो ये क्या है? कलर्ड। बस कलरलेस और व्हाइट इस वाले पार्ट में सेम चीज है। कलरलेस, देखो मैं क्या लिखता हूं, देखो कलरलेस इसलिए कलरलेस है, और देख व्हाइट। क्या डाउट है? है स्पेलिंग? अरे सही है, दोनों यूज होती हैं। व्हाइट की तो सही है, ठीक है। अच्छा अगला बताओ। अच्छा एक सिंपल सी बात सुनना, ये छलांग मारना भी तो जब संभव होता है जब स्प्लिटिंग होती है, और वास्तविकता क्या है पता है? स्प्लिटिंग होती है लिगेंड्स की प्रेजेंस में। देखो अगला सवाल क्या है? कॉपर सल्फेट, इधर भी कॉपर की +2 है, इधर भी कॉपर की +2 है, लेकिन कह रहा है कॉपर 5H2O ब्लू है और कॉपर सल्फेट सिंपल जो है वो कलरलेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां 5 पानी, ये 5 पानी पता है क्या है? ये लिगेंड्स हैं, और जब लिगेंड्स आएंगे तो वो क्या करेंगे? स्प्लिटिंग। और जब स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या दिखाई देगा? DD ट्रांजिशन। अरे DD ट्रांजिशन भी तो जब संभव है जब स्प्लिटिंग होगी। तो भाई आखिरी जो पार्ट है ना, आखिरी पार्ट में तो तुम एक ही बात लिख लो, पता क्या? पता H2O acts as ligand, और अगर वो लिगेंड है तो स्प्लिटिंग अकर्स, ठीक है? तो स्प्लिटिंग अकर्स होगी, DD ट्रांजिशन appears due to splitting। क्लियर? अगला। अच्छा बताओ, ये भी तो रंग दिखाते हैं। KMnO4 पर्पल कलर दिखाता है, ये K2Cr2O7 ये दिखाता है, लेकिन जब तुम इनकी OS निकालोगे ना +7, इसकी +6, और जब Mn+7 को निकालोगे तुम्हारा ना D के अंदर 0 आएंगे, Cr+6 निकालोगे D के अंदर 0 आएंगे। तुम्हें लगेगा ये तो रंग दिखाते ही नहीं है, लेकिन ये भी कलर दिखाते हैं। ये लिगेंड और मेटल के बीच में चार्ज ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से कलर दिखाते हैं। याद रखना, KMnO4 और K2Cr2 रंग क्यों दिखाते हैं? क्योंकि लिगेंड और मेटल के बीच में चार्ज ट्रांसफर। अब रंग आने के 2 कारण है, एक तो DD ट्रांजिशन जो मेन कारण है, और इनका कारण क्या है? चार्ज ट्रांसफर। KMnO4 कैसा दिखाएगा रंग? पर्पल। K2Cr2O7 कैसा दिखाएगा? ऑरेंज। ये रेडिश ऑरेंज भी बोल देते हैं इसे। अरे ऑरेंज और रेड में ज्यादा फर्क थोड़ी ना है, थोड़ा सा अंतर है बस, हल्का सा। अच्छा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स गुड कैटलिस्ट क्यों हैं? बहुत जबरदस्त सवाल। सुना, मेरी बात सुनो, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन मुझे करवानी है, ध्यान सुनना। पता क्या होता है, अगर मैं ये V2O5 ना लूँ ना, ये बड़ी स्लो होती है, लेकिन अगर मैं V2O5 ले लूँ ना, तो V2O5 कहता है पहले मैं इससे रिएक्ट करूंगा, और SO2 से V2O5 रिएक्ट कर कर पता है उसको SO3 में कन्वर्ट कर देता है। इस सल्फर का तो करवा देगा ऑक्सीडेशन, देख लो, इधर सल्फर की है +4, इधर सल्फर की है +6, लेकिन दूसरों का भला करने के चक्कर में खुद का क्या हो जाएगा? खुद का हो जाएगा रिडक्शन। अरे दूसरों का भला करने के चक्कर में खुद का हो जाएगा रिडक्शन। अब जो V2O5 है वो क्या करेगा? जो V2O5 है, जो V2O5 है उसको अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीडाइज करके V2O5 में ले आएगा। तुम्हारा काम भी हो गया, प्रोडक्ट भी बन गया, ठीक है, और तुम्हारा कैटलिस्ट वापस भी आ गया। जिस फॉर्म में गया था ना, उसने अपनी फॉर्म बदली थी, लेकिन वो वापस भी आ गया।
आ गया ना वापिस। अब कैटलिस्ट ऐसा काम क्यों कर पाया पता है? कैटलिस्ट ऐसा काम क्यों कर पाया? सिर्फ एक कारण से, क्योंकि उसे अपनी ओएस बदलनी आती है। अगर वो +5 से +4 ना कर पाता तो क्या वो इसका ऑक्सीडेशन करा पाता? नहीं। क्या वो कैटलिस्ट बनता? नहीं। कैटलिस्ट बनने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त है कि अपनी ओएस बदलनी आनी चाहिए, और ऐसा काम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कर सकते हैं। अरे इतनी वेरिएबल ओएस दिखाते हैं, तुमने देखा नहीं क्या? देखो, अपनी ओएस बदल नहीं सकते क्या? बदल सकते हैं। जो वेरिएबल ओएस दिखाता है वही तो अपनी ओएस बदल सकता है। ये अपनी ओएस बदल सकते हैं। आयरन +2 से +3 छलांग मारेगा, +3 से +2, ये यहां से यहां से यहां, ये छलांग मार सकते हैं, अपनी ओएस बदल सकते हैं। इसलिए जब भी ये कैटलिस्ट बनते हैं, ये अच्छे कैटलिस्ट क्यों हैं? क्योंकि इन्हें अपनी ओएस बदलनी आती है। और दूसरी बात, जब भी किसी को अच्छा कैटलिस्ट बनना है तो उसको अपने सरफेस पे रिएक्टेंट्स को चिपकाना है। अपने सरफेस पे रिएक्टेंट्स कब चिपकेंगे? जब खुद का सरफेस एरिया क्या होगा? हाई। जब खुद का सरफेस एरिया हाई होगा जब भी तो सरफेस पे रिएक्टेंट चिपकेंगे सरफेस। अच्छा, एक तीसरा ऐसा बोलता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वैसे कैटलिस्ट इसलिए भी है क्योंकि वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। वैसे तुम जानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सारे कॉम्प्लेक्स कौन बनाते थे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वैसे मेन चीज क्या है कैटलिस्ट बनने के लिए? ये क्या दिखाते हैं? वेरिएबल ओएस, और इनका सरफेस एरिया क्या है? हाई। और वो तुम जानते ही हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। इन कारणों के कारण ये अच्छे कैटलिस्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। छठा सवाल, ठीक है? ये लोगों को पता नहीं लगता, सब लोग यार कैटलिस्ट बनने के लिए वेरिएबल ओएस दिखाना क्यों जरूरी है? अरे ओएस चेंज करनी नहीं आएगी तो वो क्या कैटलिस्ट बनेगा? रिएक्शनों में जाके कैसे घुसेगा? क्योंकि रिएक्शनों में घुसने के लिए ओएस का मैटर है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मैटर है। अपनी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे बदलनी आती है ना, वही कैटलिस्ट बन सकता है। क्लियर? अच्छा, वाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट्स एलॉयज? एलॉयज क्यों बनाते हैं? जैसे तुमने स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? आयरन, क्रोमियम, निकल। गोल्ड किसका है? गोल्ड और कॉपर। जो तुम गोल्ड लेकर खुश रहते हो ना, वो भी मिक्सिंग होती है। ब्रास किसका? जिंक और कॉपर। अरे यार, आपको पता है ये मैंने कह तो दिया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज पहले घटता है फिर सेम रहता है, बढ़ता है। असल में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। एक मैं ये भी बोल सकता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लगभग साइज क्या रहता है? सेम। ज्यादा अंतर नहीं है। 15% से भी कम का अंतर है। अगर मैं इसके और इसके साइज में कंपेयर करूं ना तो 15% का भी डिफरेंस नहीं है, और ऐसे डिफरेंस को हम कुछ मानते ही नहीं है। अब एक हाइट है 6.5 फुट और एक है 5-10, मतलब फिर भी यार लंबे लंबे लोग हैं। चलो, एक है 6.5 फुट और एक 6, सेम है। और एक वो 6.5 फीट और दूसरा 5, ये फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो सुनना, साइज डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज वेरी लेस देन 15%। साइज लगभग सेम होता है तो इसलिए एलॉय बना लेते हैं। कपल्स भी वही बनते हैं जिनकी हाइट लगभग सेम हो। अब आपने ऐसा कपल देखा है, लड़का है 6 फीट का और लड़की है 4'9"। बहुत रेयरली देखा होगा। ठीक है, इधर आ जाओ। यह है फर्स्ट सवाल का उत्तर। दूसरा, अरे ये बताओ, मैंगनीज तो हाईएस्ट OH +7 शो करता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वही मैंगनीज फ्लोरीन के साथ सिर्फ +4 शो करता है। क्यों? क्यों ऐसा? अरे क्यों ऐसा? सुनना भाई, मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, सुनना यार फटाफट, और फ्लोरीन के साथ ऐसा बनाएगा। यार तुम्हें पता है ये जो ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। मैं मान लो कह दूं भाई 4 ऑक्सीजन आएंगे 4 फ्लोरीन। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाकर बहुत फायदा मिल रहा है। कैसे? एक डबल बॉन्ड बनेगा तो इधर +2 इधर -2, एक डबल बॉन्ड बनेगा तो इधर +2 इधर -2, एक डबल बॉन्ड बनेगा तो इधर +2 इधर -2, एक सिंगल बॉन्ड है +1 -1, कितनी OS आ गई? +7। ये सिंगल है, एक को तोड़ोगे +1 -1, 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 कितना आया? +4।
अब आप खुद ही बता दो, खुद ही बता दो। ऑक्सीजन दोस्तों डबल बॉन्ड बनाने के कारण मैंगनीज को ज्यादा OH दिखा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। इस डबल बॉन्ड को पता क्या बोलते हैं? मैंगनीज के पास D था, ऑक्सीजन के पास क्या था? P। तो ये पाई बॉन्ड बना है किस किस के बीच में? D और P। इसे बोलते हैं D पाई P पाई बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों के बीच में D पाई P पाई बॉन्ड बन पाया, जब भी तो इसे +2 मिल पाया। तो इस वजह से मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ ज्यादा OH दिखा देता है, +7, इसके साथ नहीं दिखाता। लास्ट क्वेश्चन, कॉपर +1 इज कलर्ड बट कॉपर +2 इज कलरलेस। बताओ क्यों? अरे कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 3d 10। अच्छा बताओ कॉपर +1 क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 4s0 3d 10। अच्छा कॉपर +2 क्या होगा? इसमें से 2 निकाल दो, 4s0 फिर d में से 1 निकाल दो, 9। बताओ dd ट्रांजिशन कहाँ हुआ? यहां हुआ? अरे D10 में dd ट्रांजिशन नहीं होगा, ये कलरलेस, कलरलेस। और ये बताओ D9 में dd ट्रांजिशन हो जाएगा, ये कलर्ड है। क्लियर है? तो कौन कलर्ड है? कॉपर +2। कौन कलरलेस है? कॉपर +1। ठीक है, ये 7वां सवाल था। पहले का उत्तर क्या है सुन लो, लगभग सबका साइज क्या है? सेम। दूसरे का उत्तर क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन P पाई D पाई बॉन्ड बनाता है, +OH का ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, है ना, एक डबल बॉन्ड +2 का पहुंचाता है। फिर थर्ड, इसका उत्तर क्या है? dd ट्रांजिशन। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मैं आ गया K2Cr2O7 पे। K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको तैयार कैसे करते हैं? सबसे पहले दोस्तों हमने एक क्रोमाइट और लिया, सुनना ध्यान से, हमने एक क्रोमाइट और लिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना FeCr2O4, ये क्रोमाइट और है। मैंने पता क्या करा, Na2CO3 और O2 की मदद से इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन पता कब हुआ? Fe चला गया Fe के ऑक्साइड में, और यहां Cr की OH निकालना +3 है, और यहां निकालना पता कितनी आएगी? +6। यहां OH निकालना है +6 आएगी। अब एक मुद्दे वाली बात है यार, मेनली मेरे पास ये है भाई साहब, मेरे पास CrO4-2 है, मेरे पास Cr +6 है। अगर तुम इसमें ऐसे डालोगे ना, बनेगा तो Cr +6 ही, लेकिन वो अपना रूप बदल लेगा। अभी इधर रूप पता क्या है? पता? CrO4-2 वाला रूप है। पता इधर कौन सा रूप आ जाएगा? Cr2O7-2। देख लो रूप कैसे बदल गया। इधर जो रूप है वो है CrO4-2, और इधर है Cr2O7-2। देख लिया रूप कैसे बदला। अच्छा एक बात सुनना, सिंपल यही बता देता हूं, CrO4-2 में एसिड डालोगे तो ये बनेगा, और अगर इसमें बेस डाल दोगे तो वापिस आ जाऊंगा। इसमें एसिड डालोगे, इसमें एसिड डालोगे तो पता क्या बनेगा? Cr2O7-2, और इसमें अगर तुम बेस डाल दोगे तो CrO4-2। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है। अब भाई साहब मुझे चाहिए K2Cr2O7, मुझे Na2Cr2O7 नहीं चाहिए, बस Na की जगह K लगाना है। क्या करो, एक सोल्ट ले लो जो कैटायन क्या लेकर आए? K, और Na को क्या कर दे? रिप्लेस, खत्म बात। Na2Cr2O7 से KCl की रिएक्शन करा दो, यहां से K आएगा, इसे रिप्लेस कर देगा। ठीक है। अच्छा एक बात और, K2Cr2 का इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर कैसा होता था? ऑरेंज। और पता है इसका कलर कैसा होता है? येलो। KCl ही लेते हैं, ठीक है।
अरे सिंपल सोल्ट है यार, जैसे NaCl इज द सिंपल सोल्ट, KCl इज ऑल्सो सिंपल सोल्ट। लेने के तो कुछ भी ले ले। तू क्या लेना चाहता है? तो K2 सल्फेट कुछ लेना चाहता है क्या? हाँ नहीं, स्ट्रॉन्ग तो लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग सोल्ट इसलिए लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जल्दी से कैटायन जाए और जल्दी से रिप्लेसमेंट हो, पलक झपकते ही काम हो जाए। अच्छा एक बात आना, Cr2O7-2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है जी? रिडक्शन। और एसिडिक मीडियम में जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना, तो Cr+6 से बनाता है Cr+3। Cr+6 से बनता है Cr+3। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा ही होगा हर जगह। Cr2O7-2 दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है? दूसरों की OS बढ़ाएगा घटाएगा? दूसरों की OS बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। सुनो इधर, -1 है, -1 से क्या कर दी? 0। सल्फर की एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे +2, सल्फर की -2, -2 से क्या कर दी? 0। +2 से क्या कर दी? +4। +2 से क्या कर दी? +3। तो देख रहे हो, जो आपका Cr2O7-2 है, ये दूसरों की OS बढ़ा रहा है। आई की देख लिया, -1 से 0 बढ़ा दी ना, -2 से 0 बढ़ा दी ना, Sn की +2 से +4, अरे मैक्सिमम कर दी, आयरन की +2 से +3। तो कई बार सवाल आ जाते हैं, कहते हैं रिएक्शंस को कंप्लीट करिए। रिएक्शंस को क्या करिए? कंप्लीट। जैसे पहली रिएक्शन दिखाई दे रही है, Cr2O7-2, उसे मत पढ़िए। Cr2O7-2 14H+, इसके साथ रिएक्ट कर गया, क्या होगा? मैं इसको दोबारा लिखता हूं, देखना ध्यान से, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं। Cr2O7-2, सुनते रहना। एक बात था ना, Cr2O7-2 की किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं? I-। अब देखो, आप खुद बताओगे यार, खुद बताओगे। देखो बताना, ये क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीडियम कौन सा है? एसिडिक है, बेसिक एसिडिक। I-1 को ऑक्सीडाइज करके किस में ले जाएगा? I2 में ले जाएगा, वेरी गुड। I2 में ले जाएगा, वेरी गुड। लेकिन खुद Cr+6 किस में जाएगा? Cr+3। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, यह है एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग का मंत्र। जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है, आखिरी मोमेंट पे क्या करते हैं? जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उस तरफ उतने क्या जोड़ देता है? पानी। और उसके अपोजिट तरफ उसके डबल H+। लेकिन उससे पहले ना, जो बेसिक बात है वो सीख लो। पता है क्या बेसिक बात है? क्या पहली चीज तो ये, जब तुमने ये लिख दिया तो भाई कितने क्रोमियम है? 2। इधर भी कितने होने चाहिए? 2। कितने आई है? 2। जब तुम बैलेंसिंग करते हो तो पहले ही क्रोमियम आई को बैलेंस कर लोगे, या पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालोगे? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या निकालोगे? चेंज। तुम्हें कोई नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पता है एग्जामिनर ने तुम्हें इधर नंबर लिख के दिए हुए थे, लेकिन मैंने वो नहीं लिखे। अब देखो, मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से, +6 से +3, पता ना कितने का चेंज हुआ? 3। लेकिन बताओ, 1 मोल के लिए, 1 मोल में 1 Cr या 2 Cr? तो पता, 1 Cr के लिए 3 का चेंज है, 2 Cr के लिए 6 का। अच्छा, -1 से 0 कितने का चेंज? 1। और एक बात है ना, इसके 1 मोल में 1 ही तो आई है, तो इसके लिए 6 का चेंज, इसके लिए 1 का चेंज। तो बता भाई, अगर इसके लिए 6 का चेंज तो 6 इधर लगा दूं, इसके लिए 1 का चेंज 1 इधर लगा दूं। बिल्कुल सही। अब करो एटम को बैलेंस। मतलब पहले क्या करोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालोगे। क्या निकालोगे? चेंज। फिर उसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टी। पहले OS में चेंज निकाला 1 मोल के लिए, फिर उसे करा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कितने Cr हैं? 2। लो 2। अच्छा, कितने आई हैं? 6। इधर कितने हैं? 2। क्या आना चाहिए? 3।
अब सुन, अब एसिडिक मीडियम में है तो जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उस तरफ उतना ही पानी जोड़ दे। आदित्य, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 7, इधर कुछ भी नहीं है, 7 ऑक्सीजन की कमी है। पता कितने पानी? 7 पानी, 7 पानी, और इसके डबल H प्लस इधर। लो भाई, यही तो है, आगे का लिखना था, लो लिख दो, मिल गए नंबर। ये सवाल आते हैं, बहुत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए Cr2O7 - 2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों के ओस बढ़ाएगा, खुद का रिडक्शन करेगा। लेकिन जब खुद का रिडक्शन करेगा तो कहां जाएगा? Cr+3 पहले लिख लोगे, फिर तुम क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज। फिर तुम क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर क्या करोगे? बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर तुम्हें पता लगेगा एसिडिक मीडियम है, जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उस तरफ उतने क्या जोड़ दोगे? पानी, और उससे परली तरफ उसके डबल H प्लस। इधर आ जाओ, सेम इसी तरीके से देखो भाई, बिल्कुल मैंने तो यही सीखा है। Cr2O7 - 2। सर शुरू में हम ये नंबर नहीं लिखेंगे, हम तो अपने आप ही लिख देंगे अंत में, हमने तो बस ये लिखा है। अब बताना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों का भला करेगा। Fe+2 को किस में ले जाएगा? वेरी गुड, Fe+3। और खुद का नुकसान करेगा, अगर खुद का नुकसान करेगा तो किस में चला जाएगा? Cr+3। क्लियर है? अब बता, +6 से +3 कितने का चेंज? 3 का। लेकिन एक मोल में कितने Cr? 2, तो इसके लिए चेंज कितने का आएगा? 6। इसके लिए वैसे 6 का चेंज है। अच्छा, +2 से +3 कितने का चेंज? 1 का, और एक मोल में एक ही Fe है, 1। तो अब बताइए, इसके लिए 6, इसके लिए 1, तो 6 लगा दो यहां और 1 लगा दो यहां, 6 लगा दो यहां, 1 लगा दो यहां। क्लियर है? अभी बताना कितने Cr है? नाउ बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। 2 Cr हैं, इधर भी 2, इधर कितने आयरन है? 6, इधर भी क्या आना चाहिए? 6। क्लियर है? अब आदित्य, इधर कितने ऑक्सीजन है? 7, इधर कितने? 0। 7 ऑक्सीजन की कमी है तो 7 पानी, और उसके डबल H प्लस इस तरफ। हो गया। बहुत पूछा जाता है सवाल। देखो, अगर आप इस लेक्चर को दोबारा भी देख रहे हो ना, तो इसके सवाल देख लेना, सिर्फ क्वेश्चंस। हालांकि मैं पूरे चैप्टर को समराइज कर रहा हूं, कंसेप्ट भी समझा रहा हूं आपको शॉर्ट टाइम में। लेक्चर देखो तो आप सवाल जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इनमें। क्लियर है? एक बार तो जरूर देखकर जाना एग्जाम में, ठीक है? आपको मोस्टली पेपर इनमें से ऐसा दिखाई देगा, जो 15 क्वेश्चंस है, आपको लगेगा हाँ वही आ रहे हैं, कुछ अलग चीज नहीं आ रही। KMnO4 की प्रिपरेशन, पायरोलुसाइट ले लेते हैं। पायरोलुसाइट के साथ पता क्या करा? उसे बेस में डाल दिया। यहां था Mn+4, बेस प्लस ऑक्सीजन। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। पता है +4 को किस में भेज दिया? +6 में भेज दिया। यहां पर आ गया +6। अब भाई साहब, इसे थोड़ा सा और ऑक्सीडाइज करने की जरूरत है। क्यों? और आप जानते हो, भले ही तुमने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, हैलोजेंस एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है? तो ये Cl2 इस +6 को ऑक्सीडाइज करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा? +7। Cl2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस +6 को दोस्तों किस में कन्वर्ट कर देगा? +7। क्लियर है? ये बन गया तुम्हारा KMnO4। ये KMnO4 की तैयारी है। अच्छा, KMnO4 तुम्हारा एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, बेसिक में भी। अगर एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है तो +7 से चला जाएगा +2। अगर बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में काम कर रहा है ना, याद कर लो, एल्कलाइन बेसिक, तो चला जाएगा +4 में। क्लियर है?
अगर एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है तो +2, बेसिक में कर रहा है तो +4। क्लियर है? तो ये भी K2Cr2O7 की तरह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बिल्कुल प्यार से सुनो मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें। देखो भाई साहब, मैंने देखा इधर MnO4, मैंने लिख लिया MnO4-, इधर मैंने लिखा H2O3-2, क्लियर है? जब लेफ्ट में H+ था तो पता कौन सा मीडियम था? एसिडिक। अब मैं आपको सीधा हिंट दे रहा हूं, अगर लेफ्ट में तुम्हें पानी मिले तो इसका मतलब वो बेसिक मीडियम है। कैसा मीडियम है? बेसिक। बात खत्म। बस इतना ही बोलूंगा, क्योंकि एग्जामिनर तो बस इतना ही लिखता है। एग्जामिनर तुम्हें ये थोड़ी ना लिख के देता है एसिडिक, मीडियम, बेसिक। वो तो हमें खुद से पहचानना है। अगर उसने लेफ्ट में H+ दिए थे तो कौन सा मीडियम था? एसिडिक। और लेफ्ट में पानी दिया तो कैसा है? बेसिक। अब सुनो भाई साहब, चाहे कुछ भी हो, इधर सल्फर की तुम OS निकालोगे, पता क्या आएगी? OS निकालनी आती है? मान लो नहीं निकालनी आती, X मान ली। एक सल्फर पे X, 2 सल्फर पे 2X, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पर -6, -2, कितनी आ गई? +2। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग तो जितना ऊपर से ऊपर भेज देगा। सल्फर की मैक्सिमम क्या हो सकती है? सल्फर की मैक्सिमम क्या होता है? +6 हो सकती है। तो मान लो दोस्तों ये +6 में चला गया, सल्फेट बनाकर +6 में चला गया। क्लियर है? अब कौन सा मीडियम है? बेसिक। पता बेसिक मीडियम है तो MnO4- किस में जाएगा? Mn+2 या MnO2? अब तुम्हारा खेल शुरू हो गया। तुम्हारा खेल कैसे शुरू हुआ? तुम्हारा खेल ऐसे शुरू हुआ है, ध्यान पूर्वक सुनना। OS में कितना चेंज है? +7 से +4 कितना चेंज है? 3। +2 से, देखो यहां तो 1 मोल में 1 Mn है, 3 का चेंज। +2 से +6 कितने का चेंज? 4 का। लेकिन 1 सल्फर है, 2 सल्फर, 2 कितने का चेंज? 8 का। तो इसके लिए 3, उसके लिए 8। 8 इधर लिख दो और 3 इधर लिख दो। क्या सही जा रहा हूं? और पता है ये सब कर कर पता भी लगता है तुमने बिल्कुल सही बनाया। देखो इधर भी क्या है? 8 और 3, तुमने बिल्कुल सही काम करा है। ये पता है उसको ज्यादा में क्यों ले गया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, छोड़ते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन करेंगे। अब किसी का ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो मैक्सिमम OS में तो चला जाएगा। जिसका ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा मैक्सिमम OS में चला जाएगा। क्यों? अब यहां पर मीडियम है बेसिक। पहले एटम तो बैलेंस कर लो। 8 मैंगनीज 8, 3 और 2 6 सल्फर 6। मीडियम है बेसिक, मीडियम है बेसिक। जिस तरफ पानी ज्यादा हो ना उस तरफ उतने ही क्या जोड़ दो? जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा हो ना उस तरफ उतने क्या जोड़ दो? पानी। एसिडिक मीडियम में क्या था? जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उस तरफ उतने पानी जोड़ो और उसके परली तरफ डबल H+। इधर जिस तरफ ऑक्सीजन फालतू है ना उस तरफ उतने ही पानी जोड़ दो। देखना कितने ऑक्सीजन है? 8 चौका 32, 3 × 3 9, 8 × 2 16, 24। यहाँ कितने? ये कितने हो गए? ये कितने हैं? 41। इस तरफ एक ऑक्सीजन फालतू है, इस तरफ एक पानी जोड़ दो और इसका डबल OH- परली तरफ। खेल खत्म। बेसिक मीडियम में समझ गए? अंत में क्या करना है? देखो बैलेंसिंग के कुछ तरीके तो सेम है। क्या? पहला, फाइंड द चेंज इन OS, क्रॉस मल्टीप्लाई, बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद अगर एसिडिक मीडियम है तो जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उस तरफ उतने क्या जोड़ दूंगा? पानी। जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उस तरफ उतने क्या जोड़ दूंगा? पानी। और उसके डबल H+ परली तरफ। बेसिक मीडियम है तो जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है उस तरफ ही क्या जोड़ दूंगा? पानी, उतनी। और उसके डबल OH- परली तरफ। डबल OH- परली तरफ। F ब्लॉक एलिमेंट्स याद करना चाहते हो? ला
तो डी ब्लॉक का एलिमेंट था। ला के बाद ये 14 एलिमेंट्स है ना, ये एफ ब्लॉक की पहली सीरीज है। शिप्रा नायडू पमला के साथ यूरोप गई। और आपको पता है सबसे पहले जो कोरोना फैला था वो यूरोप में फैला था। जब तुम मजाक उड़ा रहे थे ऐसे ऐसे हंस रहे थे, बोला इधर थोड़ी ना आएगा, लेकिन फिर तुमने खुद कोरोना को बुलाया क्योंकि तुम्हें पता लगा कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं। जब लोग दुखी थे ना, रोजगार नहीं मिल रहा था कि अब क्या होगा, कोरोना फैल रहा है, तुम उस टाइम भी खुश थे। तुम वो लोग हो, तुम्हें ये नहीं फिक्र थी पेरेंट्स के साथ ये बीत रहा है, आस पड़ोस में, फैमिली में, रिश्तेदारों की नौकरी छूट रही है, व्यापार खत्म हो रहा है, तुम्हें उसकी परवाह नहीं थी। तुम्हें बस ये था हाँ अब पढ़ाई के लिए पूछना लोगों ने कम कर दिया है। मेन मकसद तुम्हारा यही था कि एजुकेशन का जो स्ट्रेस तुम पे था वो धीरे धीरे दूर हो रहा था। इसलिए तुमने भगवान से इच्छा भी करी ये कोरोना 3-4 साल लगातार ऐसे ही चलता रहे। लेकिन भगवान ज्यादा भी नहीं सुनता तुम्हारी, ठीक है। एक बार ठीक है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, एक बार तुम्हारी सुन ली, अब बार बार ऐसा नहीं करेगा। अभी चाइना में थोड़े दिन पहले केसेस आए थे, तुम्हारी दोबारा से इच्छा थी वंस मोर, और वो भी टाइमिंग भी तुमने सेट कर ली थी, फेब के एंड में शुरू होना चाहिए। वेव का पीक भी तुमने सेट कर लिया था मार्च के बिगिनिंग में, ताकि पोस्टपोन भी ना कर पाए। ऐसे दिमाग में क्यों चलती हैं चीजें? तुम ही हो ना वो लोग जो 10वीं में बिना परीक्षा दिए ही पास हो गए और अंक लेकर बैठे हो 90+, वही हो ना तुम लोग। लेकिन किसको पता है तुम वो लोग हो? आगे अपने बच्चों को थोड़ी ना बताओगे तुम। आदित्य तो अपने बच्चों को कहेगा मेहनत करके पास हुआ था, ये थोड़ी ना कोरोना की लहर के साथ लहर में चला गया था। दिन रात पढ़ाई करी थी, किस चीज की? यहां पर जब यूरोप में गए ना, तो जो सब टीबी डायरिया जो फैल रहा था ना, वो यूरोप में फैल रहा था। शिप्रा नायडू पमला के साथ यूरोप गई, टीबी डायरिया हो गया। अब टीबी डायरिया हो गया तो इसलिए हमें कहना पड़ेगा वो वापस आ जाओ, इसलिए तुम वो वापस लौट आओ। असल में आपको ना ऐसा लगता है जैसे अभी स्ट्रगलफुल लाइफ चल रही है, स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आगे जाओगे ना तो पूरी लाइफ ही ऐसे चलता है। ये तो स्टेजेस हैं, अभी मेहनत पढ़ के करनी पड़ रही है, फिर कॉलेज में जाओगे वहाँ पे भी कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन होगी, फिर उसके बाद वहाँ से निकलोगे तो जब वर्क करोगे वहाँ पे भी मेहनत है। तो ये जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये तो अभी लग रहा है, आदत डाल लो इन चीज़ की। तो यहाँ पे एक्टिनोइड के बाद थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी पीकर आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीव नोबेल प्राइज लाए। ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी पीकर आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीव नोबेल प्राइज लाए। याद कर लेना, शिप्रा नायडू पमला के साथ यूरोप गई, टीबी डायरिया हो गया, इसलिए तुम वापस लौट आओ। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी पीकर आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीव नोबेल प्राइज लाए। अगर आपको इंटरेस्ट है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता क्या होती है? NH2 N-1 में D में सिर्फ 0 से 1 होगा, फिर N-2 F में होंगे 1 से 40। और आपको पता है ये F ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आता है? F। कोई भी D ब्लॉक एलिमेंट क्यों होता है? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आता है? D। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें भी जाता है उसी के बेसिस पे नाम रखा जाता है। ये जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब सुनना, जो ला है ना वो पता किसके नीचे है? स्कैंडियम के नीचे। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन याद है? 4s2 3d1। इससे नीचे वाले 5s2 4d1। इसकी पता क्या? 6s2 5d1। अब देखो भाई, इसके बाद ये आ गया 6s2 5d1 के बाद ये आ गया। अब मैं कह रहा हूं
ला की क्या थी 6s2, सुना ला की क्या थी 6s2 5d1। मैं कह रहा हूं जैसे ही शिप्रा आई ना तो वो डी वाले इलेक्ट्रॉन भी एफ में चले गए। किस में चले गए? तो पता एफ में कितने, डी वाला भी वो चला गया, डी वाला तो वो चला गया एफ में, एक तो पड़ा ही है, और जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी सीधा किस में घुस गया 4f। 4f में कितने 2, अगले में 4f में 3, अगले में 4f में 4, 4f में 5, 4f में 6, 4f में 7। बढ़िया चल रहा है। अगले में f में 8 होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे 8, लेकिन 8 को पता है मैं क्या बन सकता हूं f7, और f7 क्या होता है हाफ फील्ड। तो 8वां जो इलेक्ट्रॉन है उसने एक इलेक्ट्रॉन किस में दे दिया डी, क्योंकि f8 जानता है यार, f8 जानता है कि अगर मैं f7 में बदल जाऊं तो भलाई है, क्योंकि f7 हाफ फील्ड है। f9, अब सुना डिस्टर्ब मत होना, f7 के बाद f8 आना चाहिए था, f8 के बाद सीधा f9, फिर f10, f11, f12, f13, f14। अब 14 के बाद भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 14 में तो जगह है नहीं, किस में जाएगा 5d। अब देख लो ज्यादातर तो डी में 0 ही है, और कभी कभी 1 है। अच्छा 1 भी कब आया? जब एक्सेप्शन आया। क्यों, क्या f15 हो सकता था? नहीं। क्लियर है? अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, ये जो है ना ये लेंथेनोइड एलिमेंट्स हैं, ला के बाद ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। ये तो अपना +3 में खुश है, लेकिन कुछ ऐसे लेंथेनोइड एलिमेंट्स हैं जो +3 के अलावा कुछ और दिखा देते हैं। पता कौन? इधर बताता हूं। तुम्हें कहा था याद कर लो, यब्बू एक लड़की है और वो तब से रो रही है, सुबह से रो रही है। मान लो तुम किसी यब्बू के घर पे गए, तुमने वहां पे लंच करा, 3-4 घंटे बिताए, और यब्बू तब से रो रही है। तुम कहने लगे उनके घर वालों को यब्बू तब से रो रही है, यब यब ऊ देख, यब ऊ तब से रो रही है। वैसे तो सभी लेंथेनोइड एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन टेस्ट क्या है +3, लेकिन कुछ ना +3 के अलावा भी दिखा देते हैं। ये देखो ये +2 दिखा रहा है, ये +4 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो कारण है। कोई भी अगर दूसरी ओएस दिखा रहा है तो उसके पीछे राज है कि वो स्टेबल होगा। स्टेबल कैसे होगा? या तो हाफ फील्ड या फुली फील्ड। आपको बता दूं ये यब +2 है, कहां है यब? पक्का ये F का क्या है फुली फील्ड, और ये क्या है हाफ, F का हाफ फील्ड, F7 है, F का हाफ फील्ड। ये क्या है F खाली है, इसका F खाली है। F खाली का मतलब समझते हो, F बैक एम्प्टी। अंदर वाला जितना भी है वो फुली फील्ड है, F के अंदर वाला है वो क्या है फुली फील्ड। F के अंदर वाला अब मेरी बात ध्यान सुना, भले ही इन्होंने दूसरी ओएस दिखा दी, वैसे ही बताओ लेंथेनोइड की कॉमन ओएस क्या है +3 में वो सबसे ज्यादा खुश है। भले ही इन्होंने +3 के अलावा दूसरी ओएस दिखा दी, खुश तो +3 में है। लेंथेनोइड एलिमेंट सबसे ज्यादा खुश किसमें है +3। बस ये बात याद रखना, सबसे ज्यादा हैप्पी वो +3 में ही है, भले ही वो कुछ और दिखा दे। अब देखो ये कह रहा है यब +2 आयंस इन सॉल्यूशन आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई? क्या कर रखा है? बताओ। यब +2 को एक बात मालूम है, पता है क्या? कि मैं खुश तो किस में रहूंगा, यह प्लस हर कोई। ठीक है,
अगर यह +2 यह +3 में खुश रहेगा तो +2 से +3 जा रहे हो, क्या हो रहा है? OH बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। बस यही बात है। वो कॉमन OS है, कई बार नहीं होते हैं। जैसे क्लास में सबकी एक सी हैबिट है, कॉमन सी हैबिट है, और उसमें खुश रहते हैं। जैसे तुम सब मिलकर फुटबॉल खेलते हो, मान लो, ठीक है, मान लो तुम सब मिलकर कुछ काम करते हो आपस में, वो कॉमन काम है, सब करते हो, ठीक, और तुम उसमें खुश भी रहते हो। और मान लो तुम दूसरी स्टेट में भी कुछ दूसरा स्पोर्ट्स तुमने ज्वाइन कर लिया, उसमें ठीक है तुम जा रहे हो, कुछ ना कुछ रीज़न है, लेकिन भाई जो कॉमन चीज़ है वो करने का मज़ा अलग है, ठीक है। ऐसा OS की भाषा में तुम्हें समझा रहा हूँ। लैंथेनॉइड एलिमेंट्स अपनी +3 में ही सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं? स्टेबल। याद रखिए। यहाँ पर 5b+2 इज ऑक्सीडाइज टू 5b+3 सो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? एक U का भी सवाल था, ये बताओ, मान लो U+2 क्या होगा? U+2 कहाँ जाएगा? U+3। सही बोल रहा हूं? हाँ, U+2 कहाँ जाएगा? +3। U जाएगा +3 में, तो क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन करेगा, तो कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं Ce+4 पता किस में जाएगा? C+3 क्या कर रहा है? अपना जो अपना रिडक्शन कर रहा है वो कैसे एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक बात बोला, ये है, तुम यहां से यहां गए, लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए? कम। ठीक है यार, कम हो रहा है, लेकिन एक बात पता है, F में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तुम, और तुम्हें पता है F की शील्डिंग क्या होती है? बहुत बहुत कमजोर। शील्डिंग खतरनाक किसकी होती है? SD, S और P, D और F की होती है डफर, बेकार शील्डिंग। अगर D और F की बेकार शील्डिंग है, तुम F में इलेक्ट्रॉन भरोगे, शील्डिंग बेकार होने से पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाता है? न्यूक्लियस। शील्डिंग का मतलब है सब शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ जाने से रोकता है, लेकिन F की शील्डिंग इतनी कमजोर है, जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, जो तुम्हारा अंदर वाला F है वो इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पा रहा, इलेक्ट्रॉन और अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर जाता ही जा रहा है। तो S का मतलब एटॉमिक रेडियस और कम हो रहा है, और रफ्तार से कम हो रहा है। अरे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण तो एटॉमिक रेडियस कम हो ही रहा है, ऊपर से F की पुअर शील्डिंग के कारण भी रेडियस कम हो रहा है। तो पता रेडियस कम होने के कितने कारण हैं? तो ये क्या लिखा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट 4f shell. The gradual decrease in atomic radius due to increase in effective nuclear charge and poor shielding of 4f is called lantanoid contraction. समझ गए? अरे भाई, लैंथेनॉइड में सबसे बाहर 6s, 5d, 4f। जैसे जैसे 4f में इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो 4f की पुअर शील्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन और अंदर की तरफ जाता रहेगा, रेडियस और रफ्तार से घटेगा। ये देखो क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ 4d एंड 5d सीरीज एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड्स के कुछ इफेक्ट्स भी तो हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, लैंथेनॉइड्स के कारण एक 3d सीरीज होती है, एक 4d, एक 5d, 4d और 5d का रेडियस क्या रहता है? सेम। तो कोई भी 4d का एलिमेंट होगा ना, उसका रेडियस 5d के बराबर होगा, जो ऊपर नीचे होंगे। और दूसरा, बेसिसिटी जो ऑक्साइड्स की होती है ना, वो कम होती रहती है। ठीक है, ला ये है, ठीक
ठीक है, ला ये है, लू ये। यहां से यहां जाओगे ना, देखो यहां से यहां जाओगे, बेसिसिटी घटती रहेगी। ऐसा क्यों? अरे देखो ला का कितना बड़ा साइज है, ला का कितना बड़ा साइज है। अगर ला का साइज बहुत बड़ा है तो आसानी से क्या देता रहेगा? अगर ला का बहुत बड़ा साइज है तो आसानी से क्या देता रहेगा? OH माइनस, आसानी से देगा। तो आसानी से जो OH माइनस देगा वो अच्छा बेस है, लेकिन लू जाते जाते साइज छोटा हो गया, ये आसानी से OH माइनस नहीं देगा, बेकार बेस। बेसिक नेचर भी हाइड्रोक्साइड्स का कम होता है। लैंथेनोइड एलिमेंट्स की कुछ बातें भाई, इनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम वेल्शियम से मैच करती है, ठीक है। अच्छा एक बताओ, ये वेरिएबल OS दिखा पा रहे हैं नहीं दिखा पा रहे? नहीं, इनकी तो एक ही स्टेबल OS है, क्या +3। कुछ दिखा रहे हैं +2 +4, ऐसे थोड़ी ना। जैसे डी ब्लॉक वेरिएबल OS दिखा रहे थे, याद करो, मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 वो था वेरिएबल OS। तो वेरिएबल OS तो होता है अलग अलग वैरायटी की OS दिखाना, इनके पास एक क्षमता नहीं है। और आपको पता है जो वेरिएबल OS दिखाता है वही क्या बनता है? कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट बन पाएंगे? नहीं, ये कहते भी नहीं है कि हमें कैटलिस्ट बना दो, नहीं कहते। अच्छा, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर आया था, किसके करना आया था? DD ट्रांजिशन। इनमें आता है FF ट्रांजिशन। अच्छा, इसमें ना IE3 वेरीज, एकदम से IE3 बदल जाती है, बिकॉज थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स। थर्ड इलेक्ट्रॉन जब निकालने की बारी आती है ना, तो सब में वो अलग अलग आता है। क्यों अलग अलग आएगा? IE1 और IE2 तो लगभग इसके आसपास आ रहा है, IE3 क्यों बदल रहा है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो तुमने कहां से निकाली है? 6s कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, 6s में 2 थे, और फिर निकालोगे F में से। अब F में किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो अलग अलग ताकत लगेगी, क्योंकि F में इलेक्ट्रॉन में क्या है? अलग अलग। दे हैव लस्टर, यह आएगा 5 नंबर का, दे हैव लस्टर वाला पूछेंगे वो, दे हैव लस्टर और नॉट, तुम कर देना यस। वैसे काम की चीज जो थी ना, वो था लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसकी वजह से जो तुम्हें दिखाई देता है वो क्लियर है। चलिए, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन पता क्या है? AC के बाद थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी पीकर आइंस्टीन फर्मी मेंडली प्राइज लाए। क्लियर है? अच्छा, जैसे लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ऐसे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, सेम वही। The gradual decrease in the atomic radius of actinoid elements due to the increase in effective nuclear charge and poor shielding of 5F is called actinoid contraction. फर्क क्या है बताओ? कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा? सुना, लैंथेनोइड में है 4F की शील्डिंग, एक्टिनोइड में है 5F की शील्डिंग। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन पुअर होगा? किसकी शील्डिंग ज्यादा पुअर है? 4F या 5F? कौन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है? 5F। और जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है उसकी शील्डिंग क्या होगी? ज्यादा पुअर। तो 5F की ज्यादा शील्डिंग पुअर है, तो दोस्तों एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है। लिख रहा है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज बिगर देन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाई? क्या लिखूं? बिकॉज, तुम बताओ। बिकॉज जितनी मेरी सुंदर राइटिंग है ना, इतनी तुम्हारी होनी चाहिए, सेम बिल्कुल। बिकॉज shielding of 5F is more poor is more poor। तुम ऐसे लिखते थे richer than, जैसे किसी को अमीर बताना होता था, जैसे आदित्य is more richer than happy, ठीक है? more इकट्ठे पुअर लिखते हैं बस, पुअरर। कोई बात नहीं, जो मैं लिख रहा हूं बिल्कुल सही है। शील्डिंग ऑफ 5F इज मोर पुअर देन शील्डिंग ऑफ
या एक सीधा बोल देते, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5F। लेकिन वहां से ना सब कुछ नहीं समझ में आता। अगर आपको ज्ञान ज्यादा है ना तो ज्यादा ज्ञान दीजिए, ठीक है। 5F की जो शील्डिंग है वो मोर पुअर है देन 4F से, तो इसलिए ग्रेजुअल डिक्रीज ज्यादा किस में होता है? एक्टिनोइड्स में। एक्टिनोइड्स के बारे में भाई, एक्टिनोइड्स ना वेरिएबल ओएस दिखा देते हैं, वो नहीं दिखा पा रहे थे, ये दिखा देते हैं। अच्छा कारण है, मान लो लेंथेनोइड्स जो थे वो वेरिएबल ओएस नहीं दिखा रहे थे, तो पता क्या बोलते हैं? पक्का कहते हैं, पक्का 100%। तुम यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हो, वहां से निकाल रहे हो, पक्का इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होगा? तुम क्यों लेंथेनोइड्स में इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाए इधर से? क्योंकि पक्का इनमें एनर्जी गैप क्या होगा? बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन क्यों तुम एक्टिनोइड्स में इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हो? पता है क्यों? यहां पे क्या है? 7s, ये क्या है? 6d, ये 5f। क्यों यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हो? क्योंकि एनर्जी गैप क्या है? कम। एनर्जी गैप कम है इसलिए। Actinoid series elements show variable OS because energy gap between the 5 and 6d is less. They are radioactive elements. Radioactive है, धमाका कर देते हैं। रिएक्टिव हैं। रेडियोएक्टिव तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स में देखो क्या कह रहा है? With the reference to structural variability and chemical reactivity, write difference between the lanthanoids and actinoids. Lanthanoids और actinoids में difference लिखना है। Lanthanoids variable OS show नहीं करते, ये करते हैं, they show variable OS। क्यों नहीं करते? क्योंकि 4F और 5D के बीच में एनर्जी गैप क्या? बहुत ज्यादा। ये क्यों करते हैं? क्योंकि एनर्जी गैप बिटवीन द 5 and 6D इज लेस। ये क्या है? सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स। ये क्या है? सिल्वरी एंड वैरायटी ऑफ स्टेट्स। इनमें बहुत तरह की स्टेट्स मिलती है, जैसे आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर नहीं आते हैं, ऐसे ही। दे आर क्वाइट रिएक्टिव, ये ठीक ठाक है, कैल्शियम के बराबर है इनकी रिएक्टिविटी, लेकिन इनकी तो रिएक्टिविटी बहुत खतरनाक है। इनकी तो रिएक्टिविटी बहुत खतरनाक है, इनका थोड़ी ना मुकाबला करोगे। अरे रेडियो एक्टिव है। 5 नंबर फिर से इस बार पूरे के, ठीक है। सवाल आता है, बता देता हूं, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। ये वाला 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएंगे। यही क्या देगा बे, सब तो बता दिया तुम्हें। अच्छा एक बात आना, Cr+2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। पूछ रहा है क्यों है, और कह रहा है while Mn+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम कुछ ऐसा साबित कर दो। ये कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, रिड्यूसिंग इन नेचर क्यों है? जरूर इसका क्या हो रहा होगा? पक्का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। मान लो Cr+3 में जा रहा है, करवा दिया। तुम Cr+3 को स्टेबल प्रूफ कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्रोमियम की एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 3d5। Cr+3 की क्या होगी? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, निकालियो 3, 4s0 3d3। डी के अंदर कितने बचे? डी के अंदर कितने बचे? 3। अगर डी के अंदर 3 बचे, अगर डी के अंदर 3 बचे तो ये D3 कब से स्टेबल होने लग गया? या D5 तो तुमने स्टेबल सुना, D10 भी सुना, क्यों? D5 इज हाफ फिल्ड, D10 इज फुली फिल्ड। लेकिन ये कब से सुनने लग गए कि भाई D3 भी स्टेबल होता है? D3 होता है, पता क्या? तुमने स्प्लिटिंग पढ़ी, D को तोड़ देते हैं, D को तोड़ देते हैं, 5D होते हैं, तोड़ देते हैं। अब सुनना, D3 कैसा बनता है? 1 2 3, इसे बोलते थे T2G, इसे बोलते थे EG। अब देखना, ये T2G का क्या है? हाफ फील्ड है, फुली फील्ड? हाफ फील्ड। ये भी स्टेबल होता है। तो Cr+3 इज स्टेबल, वाई? ड्यू टू क्या लिखो? ड्यू टू T2G का हाफ फील्ड।
ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G। देखो Cr+2 is easily oxidized to Cr+3 because Cr+3 is half filled configuration। ब्रैकेट में लिख दोगे T2G में 3, ठीक है, काम हो गया बस। अगर तुम्हें पता लग गया कि वहां जाने से खुशी मिलेगी तो तुम रफ्तार से जाओगे। Cr+2 को मालूम है यहाँ जाऊंगा तो T2G का हाफ फील्ड बन जाऊंगा, रफ्तार से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कौन सा एजेंट? रेड्यूसिंग। आगे आ जाओ। Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो उसका क्या होता है? प्रूफ है कोई Mn+2 स्टेबल है? Mn होता है एटॉमिक नंबर 25 4s2 3d5। Mn+2 कैसा होगा? इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं? 2। अगर इसमें से 2 निकाल दिए, कहां से निकालूंगा? S से निकाल दिए तो ये बन जाएगा 3d5 विच इज हाफ फील्ड। तो तुम क्या लिख कर आओगे? Mn+3 is easily reduced to Mn+2 due to half filled configuration of Mn+2। ठीक है, क्लियर है? अरे अगर उसे पता है ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनेगी तो रफ्तार से जाएगा, बता दो उसके अकॉर्डिंग। तो ये तुम्हें याद करने की जरूरत है। Cr+2 Cr+3 में जाता है क्योंकि Cr+3 वैसे D का हाफ फील्ड नहीं है, वो T2G का हाफ फील्ड है। तो रफ्तार से जाएगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा। जो अपना ऑक्सीडेशन करेगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। Mn+2 में जाएगा, क्यों? Mn+2 क्या? हाफ फील्ड। किसका हाफ फील्ड? T2G का है, D का? D का। क्लियर है? कर दिया, प्रूफ कर दिया ना। Cr+2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। Orange color of potassium dichromate turns yellow on adding sodium hydroxide। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? K2Cr2O7। तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया। इसका रंग कैसा होता है वैसे? ऑरेंज। तुम्हें याद है तुमने CrO4 से उस समय तुमने CrO4-2 से तुमने ये बनाया था। तुमने क्या डाला था? एसिड या बेस? तुमने यहां से यहां डालने के लिए क्या डाला था? एसिड। यहां से यहां डालने के लिए क्या बनाते हो? बेस। बेस डालोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर कैसा होता है? येलो। बताने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना है। तुम्हें पता है क्या बोल कर आना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट्स कन्वर्ट्स इनटू क्रोमेट, कन्वर्ट्स इनटू क्रोमेट ऑन एडिशन ऑफ बेस। फिर लिखना फुल स्टॉप, क्रोमेट अपीयर्स येलो। कोई नंबर नहीं कट पाया, समझ गए? क्या लिखोगे? डाइक्रोमेट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमेट, कन्वर्ट्स इनटू क्रोमेट ऑन एडिशन ऑफ बेस। फिर फुल स्टॉप, फिर क्या लिखोगे? क्रोमेट अपीयर्स क्या? क्लियर है? ये बता दो अंतिम सवाल, जिरकोनियम और HF का रेडियस सेम क्यों होता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट याद है? 4D एलिमेंट्स और 5D एलिमेंट्स का रेडियस क्या रहेगा? आपको पता है? जो ये है ZR, ये 4D एलिमेंट्स का है, ये HF का। दोनों का रेडियस सेम क्यों है? ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लिख दोगे, लिखोगे पता क्या? इट इज
ड्यू टू lengthenoid contraction। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों डी एंड एफ समाप्त होता है। ठीक है, बहुत से कंसेप्ट डी एंड एफ के देखे, बहुत आसान सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। कुछ ना हो तो ये 15 सवाल रट कर ले जाना। ठीक है, फिर एक चीज बोलनी होती है, थैंक यू।